अब गाइस बैंकिंग में जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सभी ट्रांजैक्शंस मैंने बोर्ड पे लिखी हैं। इसके साथ साथ कुछ 2 या 3 ट्रांजैक्शंस और हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा। जैसे ही ये कंप्लीट होंगी तो इन्हें हटा के वो 2-3 ट्रांजैक्शंस लिख देंगे। तो आप मेरे साथ साथ इन ट्रांजैक्शंस को भी नोट कर लेना और एंट्रीज को भी नोट कर लेना, जिससे आपको हेल्प मिले। तो चलो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आज का वीडियो डेडिकेटेड है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आता है व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब हमने कैश जमा कराया बैंक में, तो देखो यार तुम लोग को पता है 3 रूल्स मैंने तुम लोगों को बताए हुए हैं। क्या तीनों रूल्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। दूसरा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये भी आपको पता है। तीसरा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हमने आपको 3 रूल्स बेसिकली समझाए हुए हैं, ठीक है ना। अब इन 3 रूल्स पे बेस्ड ही हमें सारी एंट्रीज अगली वाली करनी है। चलो देखो, सबसे पहले व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब कैश जमा कराया तो सबसे पहले डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आ रहा है? नहीं। तो अगले वाले की तरफ चलूंगा, डेबिट द रिसीवर। क्या बैंक रिसीवर है? अगर आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया है तो बैंक इज द रिसीवर, यस। तो बैंक रिसीवर है, इसलिए बैंक को करूंगा डेबिट, तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। डेबिट तो पता चल गया। क्रेडिट के रूल्स चेक करें। क्रेडिट का पहला रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके पास से कुछ भी जाता है क्रेडिट करो। जब मैंने कैश डिपॉजिट कराया तो मेरे पास से कैश जा रहा है, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक हुआ। नरेशन लिख देंगे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो सबसे पहले एंट्री कैश डिपॉजिट कराने की बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दूसरी क्या है? व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से पैसा निकाला, कैश इज विड्रॉन। अगर पैसा निकाला तो शुरू से रूल पढ़ेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आ रहा है? कैश आ रहा है, तो करूंगा मैं कैश अकाउंट डेबिट। अगर बैंक से पैसा निकाला है तो कैश आना है ना, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या करूं? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या कुछ जा रहा है? नहीं। क्रेडिट द गिवर, क्या बैंक गिवर है? यस। और गिवर को करते हैं क्रेडिट, तो करूंगा बाय बैंक अकाउंट। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हमारी एंट्री बन जाएगी। इसके बाद व्हेन चेक इज रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अब देखो, एक कस्टमर से चेक मिल रहा है, ठीक है। कस्टमर ने मुझे क्या प्रोवाइड करा? चेक। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आया? यस, चेक आया। चेक इज रिसीव फ्रॉम कस्टमर, तो मैं लिखूंगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। क्रेडिट द गिवर, फिर से गिवर कौन है? कस्टमर, तो हम करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ये हमारे पास ट्रांजैक्शन हो गई, एंट्री हो गई। अगला व्हेन द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ध्यान रखना, इन दोनों में ये एंट्री तब होगी अगर ये अलग डेट पे हुआ है और ये अलग डेट पे हुआ है। अगर ये जो चेक मिला और सेम डे डिपॉजिट हो गया, सेम डे डिपॉजिट हो गया, तो फिर एंट्री कुछ और बनेगी। ये ध्यान देना है, इन दोनों की डेट अलग अलग होनी चाहिए। सपोज ये 4 अप्रैल को चेक मिला है और डिपॉजिट हो रहा है 5 अप्रैल को, तो 2 एंट्रीज होंगी। अगर ये 4th को मिला, 4th को डिपॉजिट हो गया ना, तो एक ही एंट्री होती है कंबाइन। अभी बताता हूँ कैसे। देखो 4th को मिला, लिख दिया। 5 को बैंक में जा रहा है, तो हु इज द रिसीवर? बैंक इज द रिसीवर, तो एंट्री मिलेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। आपके पास से क्या जा रहा है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू चेक इन हैंड अकाउंट। आपके पास से चेक चला गया, ठीक है। तो ये तो हो गई बात तब जब ये अलग अलग डेट्स पे हुए हो। इन केस ये सेम डेट पे हो, सपोज ये लिखा हो चेक इज रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड ऑन सेम डे। अगर सेम डे डिपॉजिट हो गया तो इन दोनों को मिला दो। देखो अगर सेम डे डिपॉजिट हो गया तो आपको चेक लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको चेक नहीं लिखना। देखो मेरे पास चेक आया और इमीडिएटली बैंक में चला गया, तो मेरे पास चेक रुका ही कहाँ। तो हम लोग बस एक ही एंट्री कर देते हैं, फिर ये 2 एंट्री नहीं होती, फिर एक ही एंट्री होती है। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट डायरेक्टली, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, टू कस्टमर्स अकाउंट। सीधा सीधा डेबिट व्हाट, डेबिट अल्टीमेटली रिसीवर हो गया बैंक और क्रेडिट द गिवर हो गया कस्टमर। सीधा, यहाँ पे चेक की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चेक मेरे पास रुका ही कहाँ। चेक की नीड कब होगी? जब आपको रिसीव अलग डेट पे हुआ और डिपॉजिट अलग डेट पे हुआ, ठीक हुआ। इसके बाद आता है इफ चेक इज डिसऑनर्ड। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? देखो डिसऑनर को हम आम भाषा में बोलते हैं बाउंस होना। चेक बाउंस हो गया, आपने शायद सुना भी होगा। उसका मतलब क्या होता है कि मुझे किसी से चेक मिला
50,000 रुपीज़ का और उसके अकाउंट में 50,000 थे ही नहीं, उसने हमारा उल्लू बना दिया कि ये लो चेक ले जाओ, पैसा ले जाओ, और उसके बैंक में तो इतना पैसा ही नहीं है। तो जब मैं जाके चेक लगाऊंगा बैंक में, तो बैंक उस टाइम पे तो बस हम रख के आ जाते हैं, जब बाद में पता चलेगा कि ये चेक तो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। तो आप मुझे बताओ, ये जो आपने एंट्री करी थी पैसा मिलने की बैंक को, ये तो डिसऑनर हो गया, तो इसको कैंसिल कर देना चाहिए। एंट्री को कैंसिल करना होता है तो जस्ट रिवर्स कर दो। तो अल्टीमेटली इसी एंट्री का रिवर्सल क्या रिवर्स करूंगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस बार हमारी एंट्री बन जाएगी जस्ट डिपॉजिट होने की रिवर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, जो चेक आया था वो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया तो ये एंट्री कैंसिल करनी है पैसा मिलने की, इसको जस्ट रिवर्स कर दो। ठीक है जी। अब आता है इफ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड अमाउंट इन बैंक। मेरे बैंक में एक कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा जमा करा दिया। अगर बैंक में कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा जमा करा दिया तो क्या बैंक इज द रिसीवर? मेरे पास पैसा नहीं आया, मेरे बैंक में आया डायरेक्टली, तो बैंक रिसीवर है। तो मैं क्या लिखने वाला हूं यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन है, कस्टमर, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। समझ में आई आपको बात? ठीक है। नेक्स्ट आता है इफ एनी पेमेंट इज मेड बाय चेक। सपोज मैंने किसी इंडिविजुअल को पैसा दिया है और चेक से दिया है, किसी पर्सन को दिया है, ठीक है, सपोज मिस्टर एक्स को दिया है, तो मैं क्या बोलूंगा, मिस्टर एक्स इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री बनेगी मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू। ध्यान रखो पेमेंट के केस में ना आपने कभी भी ये चेक वर्ड यूज नहीं करना, नेवर। पेमेंट में आप कभी भी चेक वर्ड यूज नहीं करोगे, क्योंकि पेमेंट होती कहाँ से, डायरेक्टली आपके खाते से होती है, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है। तो जब भी ऐसा हो हमेशा पेमेंट के लिए ध्यान रखो बैंक वर्ड यूज करो। तो अगर मैंने किसी पर्सन को पेमेंट करा है तो मैं एंट्री करूंगा पर्सन, या मैं पर्सनल लिख देता हूँ, पर्सनल अकाउंट डेबिट जिस भी पर्सन का है टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने डायरेक्टली बैंक से पेमेंट हो गया, मेरे अकाउंट से पैसा चला गया। अगर कोई एक्सपेंसेस पे करे, जैसे सैलरी दी चेक से या कुछ वेजेस दी चेक से, तो अल्टीमेटली वो भी एक्सपेंस है, तो सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। तो एंट्री बनेगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। देखो लास्ट वाला रूल लग रहा है, क्योंकि ना तो कुछ आ रहा ना कोई रिसीवर का पता, लास्ट वाले में एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं ना, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और आपने चेक से पेमेंट करा है तो टू बैंक अकाउंट। बस ध्यान रखना पेमेंट में कभी भी चेक नहीं लिखना, चेक कब लिखना है, जब से रिसीव हो, समझे? लो जी, ये हमारे पास स्टार्टिंग की 8 एंट्रीज हो जाती हैं जो आपको बहुत ध्यान से करनी आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एंट्री देख लेते हैं हम लोग। इसको आपने नोट डाउन करा? आओ जी फटाफट से, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी लो फटाफट। अब करते हैं हम लोग अगली वाली एंट्रीज। अगली वाली एंट्रीज क्या है हमारे पास, सभी लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, जल्दी जल्दी से समझ लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स और आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन मैं लिखता हूँ, when cash is withdrawn from bank, when cash is withdrawn from bank, जब हमने बैंक से कैश निकाला for personal use, for personal use कि प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला। अब आप मुझे बताओ, जब भी पर्सनल यूज के लिए निकालता है क्या हम उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं? यस, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और बैंक से निकला है तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। सही हो गया। यूजुअली हम ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते हैं ना, अब यहाँ बैंक से पैसा निकाला तो क्या होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय बैंक, व्हेन इंटरेस्ट, ध्यान देना, इज चार्ज्ड बाय बैंक, जब बैंक ने हमारे से इंटरेस्ट लिया। अब मुझे बताओ, बैंक जब भी हमारे से इंटरेस्ट लेता है तो क्या हमें कभी कैश में पे करना पड़ता है या बस खाते में से कट जाता है? खाते में से कट जाता है, और इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, सभी एक्सपेंसेस होंगे डेबिट। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अच्छा, अगर सिमिलरली यहाँ पे मैं ये कर दूं कि इफ सेम टू सेम लिख दूं, व्हेन इंटरेस्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, हमें बैंक से इंटरेस्ट मिला। अब मुझे बताओ, अगर बैंक में हम इंटरेस्ट पे नहीं करते जाके, तो क्या आपको कभी बैंक ने कैश में इंटरेस्ट दिया है कि आपका इंटरेस्ट बना हुआ है 500 आके ले जाओ? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बैंक इंटरेस्ट भी कहाँ दे देता है, हमारे अकाउंट में ही दे देता है डायरेक्टली। समझ रहे हो, बैंक हमें कैश में कभी इंटरेस्ट नहीं देता, हमेशा किस में देता है, हमारे अकाउंट में ही देता है। तो कैश तो रिसीव होगा नहीं, मैं क्या लिखूंगा इस बार, डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट, बस मेरे अकाउंट में ही आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि मेरी इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक हो गया। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड की एंट्री होगी। उसके बाद आया था अगर कुछ बैंक ने चार्जेस ली, इफ देयर आर सम बैंक चार्जेस, कई बार बैंक चार्जेस होते हैं ना, कुछ बैंक ने सपोज लोकल चार्ज ले लिया, या फिर वो एटीएम वगैरह के चार्ज होते हैं, चेकबुक के चार्ज होते हैं, तो कुछ चार्जेस लेता है बैंक आपसे अपनी सर्विसेज के लिए। तो जब भी बैंक चार्जेस लेता है तो वो भी बैंक आपको ये नहीं बोलता कि आप हमें आके कैश में दे जाओ, बैंक आपके अकाउंट में से माइनस कर लेता है डायरेक्टली। तो उस केस में क्या एंट्री होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका अल्टीमेटली एक्सपेंस है। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने कैश से पे नहीं करना, सीधा सीधा आपके बैंक अकाउंट से ही ये माइनस हो जाएगा। तो ये थी गाइज हमारी बैंकिंग वाली सभी ट्रांजैक्शंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, और यही सारी ट्रांजैक्शंस आपको अच्छे से करनी भी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एडवांस जर्नल एंट्रीज के बारे में, जिसमें कि ओपनिंग एंट्रीज और आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्रूड अनअर्न्ड समझाए थे ना अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो उन सभी की जर्नल एंट्रीज देखेंगे, और फिर हमारा चैप्टर बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा, एंडिंग पे आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, होपफुली आपको सभी एंट्रीज समझ में आए होंगे और आपने सबके प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।